दूसरे संतरी ने एक पत्थर उठाया और सरकंडों के अंदर फेंका, लेकिन अंदर से कोई हरकत न हुई। एक संतरी कहता था कि यार ये हमारा वहम है और यहाँ रुकना बेमानी है, लेकिन दूसरा इस जिद में आ गया था कि अंदर चल के देखेंगे, ये कोई बंदा मालूम होता है। फिर तुम भी अंदर जाकर देख लो, दूसरे संतरी ने कहा। मैं यहाँ खड़ा हूँ ताकि वो निकल भागे तो मुझे नजर आ जाए, फिर तो मैं बगैर पूछे और देखे गोली मार दूंगा। संतरी ने राइफल दोनों हाथों में लेकर आगे को तान ली। राइफल के आगे संगीन लगी हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता सरकंडों में जाने लगा। इस तरह सगीर छुपा हुआ था। चांद कुछ ऊपर तो आ गया था, लेकिन इसके रास्ते में कीकर के 2 दरख्त खड़े थे। सरकंडों पर इनका साया पड़ रहा था और सरकंडों का अपना साया भी था, इसलिए सरकंडों के अंदर ठीक तरह नज़र नहीं आता था। सगीर ने पहले ही चाकू निकाल कर हाथ में ले रखा था। संभल कर यार, बाहर खड़े संतरी ने कहा। तुम तो खामखा अंदर जा रहे हो। संतरी उसी तरफ आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहा था जिस तरफ चांदी कदम आगे सगीर छुपा बैठा था। सगीर ने एक ढेला उठाया और ज़रा परे की तरफ फेंका। ढेला संतरी के बाएं तरफ गिरा। संतरी रुक गया और इस तरफ चलने लगा। अब सगीर ने ज़रा सर ऊपर करके देखा। इसे संतरी का सर नज़र आ गया। ये संतरी इससे 5-4 कदम दूर खड़ा था। संतरी चलता था तो सरकंडे आवाज़ पैदा करते थे। सगीर ने यह उस्तादी खेली कि जब संतरी एक कदम चलता तो सगीर भी इसकी तरफ सिरक जाता। इस तरह संतरी को पता भी न चल सका कि कोई इसके पीछे सिरकता आ रहा है। अचानक संतरी के अकब में ज़रा सी सरसराहट हुई और संतरी पीछे को देखने ही लगा था कि इसकी गर्दन एक बाजू के शिकंजे में आ गई। सगीर ने अकब से अपना बाजू इसकी गर्दन के गिर्द लपेट दिया था। सगीर का चाकू वाला हाथ ऊपर उठा और बड़ी तेज़ी से नीचे और संतरी के आगे आया। चाकू संतरी के दिल में उतर गया। संतरी की आवाज़ नहीं निकल सकती थी क्योंकि सगीर ने उसकी गर्दन बाजू के घेरे में जकड़कर पीछे को खींच रखी थी। सगीर ने एक बार फिर चाकू इसके सीने में मारा। सगीर को मालूम था कि दिल किस मुकाम पर होता है। 1-8 मिनट बाद सगीर ने संतरी की गर्दन छोड़ दी और संतरी गिर पड़ा। निकल भी यार, बाहर खड़े संतरी ने कहा। कुछ नहीं मिला तो वापस आ जा। जिस वक्त सगीर ने संतरी की गर्दन बाजू में दबोच कर हाथ ऊपर उठाया, इस वक्त बाहर वाला संतरी किसी और तरफ देख रहा था। वो इधर देख रहा होता तो इसे अपने साथी और सगीर के सर नजर आ जाते और ऊपर उठा हुआ हाथ तो साफ नजर आता। एक संतरी तो मारा गया था और सगीर सोचने लगा कि दूसरे को किस तरह काबू किया जाए। वो दुबका बैठा रहा। बाहर वाले संतरी ने 2-3 मरतबा अपने साथी को पुकारा तो इसे कोई जवाब न मिला। सगीर को ये तो मालूम था कि दोनों संतरी हिंदू हैं और हिंदू इतने दलेर नहीं होते कि ऐसा ख़तरा मोल लें जो एक संतरी ले चुका था। अपने साथी का जवाब ना पाकर बाहर वाले संतरी की घबराहट कुछ बढ़ गई। वो सरकंडों के अंदर आने से घबरा रहा था। फिर वो सोचने लगा क्या करें। कभी एक कदम सरकंडों के अंदर रखता और फिर उठा हुआ कदम पीछे करता और एक तरफ चल पड़ता। सगीर ने सर ज़रा ऊपर करके देखा। संतरी आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ जा रहा था। वो रुका और फिर पीछे को चलने लगा और इसने एक बार फिर अपने साथी को पुकारा। इसे कोई जवाब न मिला। 2-3 कदम और इस तरफ आया, फिर रुक गया। सगीर इसे देखता रहा। सगीर को उस तरफ सरकंडों में हरकत की सरसराहट सुनाई दी जिस तरफ डॉक्टर रशीद और खालदा सरकंडों में गए थे। सगीर सख्त परेशान हुआ। उसे ख़तरा भी नजर आया कि डॉक्टर रशीद बेहतियाती कर रहा है और वो शायद खालदा के करीब होना चाहता है ताकि लड़की अकेली डर न जाए। सगीर ने यह ख़तरा महसूस किया कि इस आवाज़ पर संतरी उधर देखेगा और गोली चला देगा। अपने साथियों की खातिर सगीर ने अपनी जान को ख़तरे में डाल लिया और उठ खड़ा हुआ। यही नहीं बल्कि सरकंडों में से निकलने लगा। सरकंडों ने आवाज़ पैदा की तो संतरी ने इस तरफ देखा। सगीर रुक गया और सर नीचे कर लिया। संतरी 2-3 कदम चलकर फिर रुक गया। ज़रा ही देर बाद सगीर ने फिर सर ज़रा सा ऊपर उठाया तो इसे एक अजीब सा मंजर नजर आया। मंजर ये था कि डॉक्टर रशीद संतरी के बिल्कुल पीछे पहुंच गया था और फासला पूरा कदम भी नहीं था। डॉक्टर रशीद ने सगीर ही की तरह संतरी की गर्दन के गिर्द बाजू लपेट कर शिकंजा सख्त कर दिया और इसका दायां हाथ ऊपर उठाया। सगीर सीधा होकर बड़ी तेज़ी से बाहर निकला। वो डॉक्टर रशीद की मदद को पहुँचना चाहता था, लेकिन इसके पहुँचने से पहले ही डॉक्टर रशीद का खंजर इस संतरी के पेट में उतर चुका था। सगीर बहुत तेज़ दौड़ा और अपने चाकू इस संतरी के दिल के मुकाम पर उतार दिया। डॉक्टर साहब, सगीर ने अजराहे मजाक कहा, दिल यहाँ ज़रा बाएं को होता है, अब इस बेचारी को छोड़ दें। डॉक्टर रशीद ने संतरी को छोड़ा तो वह गिर पड़ा। ज़रा तड़पा और बेहिस्सो हरकत हो गया। सगीर ने इसकी एक टांग टखने से पकड़ी और डॉक्टर से कहा कि वो इसकी दूसरी टांग पकड़ ले और लाश सरकंडों के अंदर छुपा दे। दोनों ने लाश घसीट कर सरकंडों में छुपा दी। संतरी की राइफल बाहर पड़ी थी। बाहर आकर सगीर ने इसकी राइफल उठाई और सरकंडों के अंदर फेंक दी। अब ज़रा तेज़ चलें, सगीर ने कहा। खालदा बाहर आ जाओ।
डॉक्टर साहब, सगीर ने कहा, मुझे बिल्कुल ही तवक्को नहीं थी कि आप इसे यूं मार लेंगे। मैंने एक अंग्रेज़ी फ़िल्म में ये सीन देखा था। डॉक्टर रशीद ने कहा, एक कमांडो दुश्मन के इलाके में एक संतरी को इस तरह पीछे से दबोच लेता और फ़ौरन खंजर इसके पेट में मार देता है। मुझे वो सीन याद आ गया। ये संतरी जिस वक्त इस तरफ चला, इस वक्त मैं सर ज़रा सा ऊपर करके देख रहा था। अल्लाह ने मेरी मदद की और मैं कामयाब रहा। खालदा हैरान व परेशान कभी डॉक्टर को और कभी सगीर को देखती रही। सगीर के कहने पर वो इसके साथ चल पड़ी थी। क्या ये काम कोई आसान काम था कि संतरियों की आवाज़ें करीब आते ही ये तीनों सरकंडों के अंदर चले गए और फिर उन्होंने दोनों संतरियों को मार भी डाला। ये काम इतने आसान नहीं थे जितनी आसानी से लिख दिए गए हैं। इसके लिए हाजिर दिमागी की ज़रूरत थी और फिर हौसला कायम रखना था और फिर सोच कर फौरी तौर पर फैसला करना था कि अब क्या किया जाए और ये भी कि अब संतरियों की अगली हरकत क्या होगी। ये सही है कि ख़तरे के वक़्त इंसान की सारी जिस्मानी तवानाई मरकूज़ हो जाती है, लेकिन इसके साथ दिमाग का सही इस्तेमाल न किया जाए तो आदमी बुरी तरह पिट भी जाता है। आमतौर पर ऐसे कारनामों को अगर नामुमकिन नहीं तो इतना दुश्वार ज़रूर समझा जाता है कि कोई औसत दर्जा जहन का आदमी ऐसा ख़तरा मोल लेता ही नहीं है। मुसलमान की हैसियत से ये अकीदा बहुत मदद करता है कि जज्बा इस्लामी हो और नीयत साफ़ हो तो अल्लाह की मदद फ़ौरन पहुँचती है। इन तीनों को अल्लाह की मदद हासिल थी। सगीर ने अपने साथियों से कहा कि अब तेज़ चलना होगा क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी का ड्यूटी अफसर गश्त पर आ गया तो दोनों संतरियों को गश्त से गैर हाजिर देखकर हंगामा बपा कर देगा और यहाँ सिक्योरिटी फोर्स के बेशुमार आदमी खड़े हो जाएंगे। ये ख़तरा भी था कि दोनों संतरी अपनी ड्यूटी पूरी करके वापस जा रहे होंगे और इनकी जगह दूसरे दो आ रहे होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें पता चल जाए कि इनके पहले दो संतरियों की लाशें सरकंडों में पड़ी हैं। सगीर ने डॉक्टर रशीद और खालदा को खासा तेज़ चलाया और इन्हें तसल्ली दी कि नाला करीब आ रहा है, फिर इन्हें कोई ख़तरा नहीं होगा। असल परेशानी खालदा की थी कि वो थक गई होगी, लेकिन इसकी बातों से पता चलता था कि वो बिल्कुल नहीं थकी, बल्कि वो मुतमईन है कि सरहद करीब आ गई है। इसे ये तो मालूम ही नहीं था कि वो सरहद के जितनी करीब होती जा रही है इतने ही ख़तरे बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह का ख़ास करम था कि सगीर इस रास्ते से और इस ज़मीन से वाकिफ़ था। 1.5 किलोमीटर और गए तो नाला आ गया। सगीर ने एक जगह देख ली जहाँ ढलान थी और वहाँ से नाले में उतरा जा सकता था। सगीर के कहने पर डॉक्टर रशीद ने खालदा को अपने बाजू में लपेट लिया क्योंकि ढलान उतरते इसके गिरने का ख़तरा था। नहायत आहिस्ता आहिस्ता वो ढलान उतर गए और जहाँ उतरे वहाँ पानी जमा था, लेकिन टखनों से ऊपर तक गहरा था। सगीर ने इन्हें कहा कि वो इस तरह चले कि पाँव की शड़ाब शड़ाब जैसी आवाज़ न उठे। चाँद और ऊपर आ गया था और अब तारीकी का पर्दा उठ जाने से दूर से नज़र आ जाने का ख़तरा था। ख़तरे से बचने का एक ही ज़रिया था कि एक तरफ का किनारा ज़रा ज़्यादा ऊंचा था और चाँद इसी तरफ से ऊपर था। इस किनारे का साया अभी कुछ लंबा था जो इन्हें बवक्ते ज़रूरत छुपा सकता था। तीनों नाले में चलते गए और पानी एक तरफ हो गया। वो किनारे के साथ हो गए जहाँ पानी तो नहीं था लेकिन कीचड़ था या ज़मीन इतनी नरम थी कि पाँव इसमें धंसते थे। इससे जल्दी थक जाने का अंदेशा था, फिर भी वो चलते गए और जिस तरफ नाला मुड़ता था उधर को मुड़ते गए। इन्हें एक बार फिर बातों की आवाज़ें आने लगी। इत्तफाक से वहाँ किनारा ज़रा ऊंचा था और ऊपर जाकर ये दीवार सी आगे को हो गई थी, यानी नाले में झुकी हुई थी। इसके नीचे मिट्टी की एक ऊंची और कुछ लंबी ढेरी थी जिससे साफ पता चलता था कि यह बहुत बड़ा तोदा था जो किनारे से कट कर नीचे गिरा था। तीनों इस किनारे और गिरे हुए तोदे के दरमियान चले गए। वहाँ किनारे का साया था और छुपने की भी नहायत अच्छी जगह थी। क्या बकवास करते हो? किनारे के ऊपर से आवाज़ आई। क्या उन दोनों को जिन भूत उठाकर ले गए हैं? अच्छी तरह देखना था, कहीं सो गए होंगे। ये यकीनन किसी अफसर की आवाज़ थी जिसमें अफसरी का रौब भी था, गुस्सा भी और हुक्म भी। उसने 2-3 नंगी गालियां देकर कहा, कहीं सो गए होंगे और भूल गए होंगे कि इनकी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है और वापस रिपोर्ट करनी है। चलो और इन्हें ढूंढो। वो यकीनन इन दोनों संतरियों को ढूंढ रहे थे जिन्हें डॉक्टर रशीद और सगीर ने मार डाला था। पता चल रहा था कि किनारे के ऊपर 1-2 नहीं बल्कि 5-7 आदमी हैं। वो वहीं रुके रहे और अपने ऑफिसर की डांट डपट और गालियां सुनते रहे। खासी देर बाद वो वहाँ से टले और सगीर ने अपने साथियों से कहा कि अब आगे बढ़ो। वो ऊंचे किनारे के साए में आगे ही आगे बढ़ते गए। तकरीबन निसफ घंटे बाद सगीर ने इन्हें बताया कि अब आगे आखिरी मोड़ आएगा और हम नाले से निकल जाएंगे। नाला खुश्क नहीं था, कहीं पानी था और जहाँ पानी नहीं था वहाँ दलदल थी और कहीं कहीं रेत थी, लेकिन इस पर चलना मुहाल हो रहा था। चाँद और ऊपर आ जाने की वजह से दूर से नज़र आने का ख़तरा बढ़ गया था, लेकिन अल्लाह ने ऐसी मदद की कि वो इस जगह तक पहुँच गए जहाँ से नाले से निकलना था। वहाँ ऐसा मोड़ था जो सरहद की उल्टी तरफ जाता
आता था। सगीर ने एक ढलान देख तो ली, लेकिन वहाँ से चढ़ना कोई आसान काम नहीं था। सगीर ने डॉक्टर रशीद को अपने कंधों पर बिठाया, फिर इसे कहा कि वो किनारे को पकड़कर इसके कंधे पर खड़ा हो जाए और ऊपर चला जाए। डॉक्टर रशीद इस तरह ऊपर चला गया और पेट के बल लेटकर बाजू नीचे लटकाया। सगीर ने खालदा को उठाकर अपने कंधे पर बिठाया, फिर इसे कहा कि वो कंधे पर खड़ी होकर डॉक्टर रशीद का हाथ पकड़ ले। इस तरह खालदा भी ऊपर चली गई। सगीर ने इधर उधर देखकर सीधे खड़े किनारे में पाँव रखने की जगह देख ली और वहाँ पाँव रखा और ऊपर कहीं हाथ टिकाया। इस तरह इतना ऊपर हो गया जहाँ डॉक्टर रशीद का हाथ पहुँच गया। सगीर ने इसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन ऊपर ज़मीन शायद ढलानी सी थी कि रशीद का जिस्म आगे को सिरकने लगा। डॉक्टर रशीद ने खालदा से कहा कि वो इसके टखने पकड़कर पीछे को खींचे। खालदा ने ऐसे ही किया और उधर सगीर ने डॉक्टर रशीद के दोनों बाजू पकड़े, कुछ पाँव किनारे के साथ टिकाए ताकि इसका सारा वज़न डॉक्टर रशीद को न उठाना पड़े। आखिर वो ऊपर चला गया। खालदा पसीने से नहा गई थी। सबसे ज़्यादा ताकत इसे सर्फ करनी पड़ी थी, क्योंकि इसने डॉक्टर रशीद को पीछे खींचना था, वरना डॉक्टर रशीद सगीर के वज़न से फिर वापस नाले में गिर जाता। अब समझो पहुँच गए। सगीर ने कहा, मेरे साथ आओ। वो निसफ घंटे से ज़्यादा चले होंगे कि इन्हें खेत नज़र आने लगे जिनमें इस मौसम का फजल खड़ा था। वो दो खेतों के दरमियान से गुजर रहे थे जब बड़ी ज़ोर से आवाज़ आई, हॉल्ट फ्रेंड। सगीर ने बुलंद आवाज़ से कहा, आगे आ जाओ भाई, अपने ही आदमी हैं। दो रेंजर्स के सिपाही राइफलें इनकी तरफ किए मेंढ पर नमूदार हुए और इनकी तरफ चले। सगीर ने अपने साथियों से कहा कि हाथ ऊपर उठा लें। इन तीनों ने हाथ ऊपर उठा लिए और इन दोनों गश्ती संतरियों की तरफ चल पड़े। संतरी इतने कच्चे तो नहीं थे कि इन पर फ़ौरन एतबार कर लेते। करीब आकर उन्होंने फिर पूछा कि वो कौन है। हम पाकिस्तानी हैं, सगीर ने कहा। हमें चौकी तक ले चलो, असल बात वहाँ बताएंगे, हमारी जामे तलाशी ले लो। दोनों संतरियों ने खालदा को देखा तो मजाक के मूड में आ गए। बकवास बंद करो, सगीर ने बारोब आवाज़ में कहा। हम इंटेलिजेंस के आदमी हैं। तुम्हारी इस बदतमीज़ी की रिपोर्ट अगर कर दें तो जानते हो तुम्हारी सज़ा क्या होगी। फ़ौरन हमारे साथ चौकी तक चलो, नहीं जाते तो हमें मालूम है चौकी कहाँ है। इंटेलिजेंस का नाम सुनकर संतरी दबक गए। सगीर आगे आगे चल पड़ा और संतरियों से कहा कि वो इन तीनों के पीछे आए। सगीर को मालूम था कि इस इलाके की चौकी कहाँ है। वो छोटा सा एक गांव था जिसमें रेंजर्स की एक पोस्ट बनी हुई थी। तुम लोग समझते हो कि जो कोई इस इलाके में घूमता फिरता है वो कोई स्मगलर ही होगा। सगीर ने दोनों संतरियों से अफसरों के अंदाज में कहा, अब के तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, आइंदा ऐसी बदतमीज़ी किसी के साथ भी ना हो। दोनों संतरी ऐसे मरूब हुए कि उन्होंने सगीर को इंटेलिजेंस का कोई बड़ा अफसर समझकर माफ़ी मांगी। जब वो पोस्ट वाले गांव में दाखिल हुए तो फजर की अजान की आवाज़ बुलंद हुई। सगीर रुक गया और दोनों हाथ आसमान की तरफ फैलाकर कहा, तेरी आवाज़ मक्के और मदीने, अल्लाह ने हमारा जिहाद कबूल कर लिया है। डॉक्टर रशीद ने कहा, पाकिस्तान में हमारा इस्तकबाल अल्लाह की मुक़द्दस आवाज़ से हुआ है। हमारा मुस्तकबिल इंशाअल्लाह दरख्शां होगा। चौकी पर पहुंचकर सगीर ने कहा कि चौकी के इंचार्ज को फ़ौरन जगा दें। वो इंस्पेक्टरी के ओहदे का अफसर था जो पोस्ट के बाहर कहीं सोया हुआ था। दोनों संतरी वापस चले गए। इंस्पेक्टर गुस्से की सी हालत में पोस्ट में आया और इन तीनों को घूर कर देखा। कौन हो तुम लोग, उससे पूछा। जनाब आला, सगीर ने कहा, डिवीज़न हेडक्वार्टर में हमारे आने की इतला दें या ISI को फ़ोन करें। इंस्पेक्टर इतनी आसानी से और इतनी जल्दी इन पर एतबार करने वाला नहीं था। इसने कहा कि पहले अपनी शनाख्त करवाएं और बताएं कि है कौन और किस मिशन पर हैं। सगीर ने इसे इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में बताया और कहा कि वो फ़ौरन ISI या डिवीज़न हेडक्वार्टर को फ़ोन करे। फिर इसने इंस्पेक्टर से कहा कि वो चाय वगैरह का इंतज़ाम करे, क्योंकि वो सारी रात पैदल चलते रहे हैं। इन्हें वहाँ नाश्ता मिल गया। फिर टेलीफोन वगैरह का सिलसिला शुरू हो गया और 11 बजे के लगभग इंस्पेक्टर को हुक्म मिला कि वो तीनों को डिवीज़न हेडक्वार्टर ले आए। तकरीबन आधे घंटे बाद सगीर डिवीज़न क्वार्टर को अपनी कहानी सुना रहा था। ये कोई छोटी सी बात नहीं थी जो डिवीज़न कमांडर सुन लेता और कोई फ़ैसला सादिर कर देता। ये तो अलिफ लैला की दास्तानों जैसी दास्तान थी, बहुत ही तवील और किसी हद तक नाकाबिल यकीन। इस मेजर जनरल ने थोड़ी सी सुनी तो वो इस सोच में पड़ गया कि इन तीनों ने गैर कानूनी तौर पर सरहद पार की है, इन्हें गिरफ़्तार करके इनके बयान लेने चाहिए। लेकिन यह काम फ़ौज का नहीं बल्कि सिविल पुलिस का है। ये डिवीज़न कमांडर की सरदर्दी नहीं थी, ये तो इसलिए कि इसने इन्हें अपने पास बिठा लिया था कि ये इनकी दरख्वास्त थी कि वो डिवीज़न कमांडर से मिलना चाहते हैं और इनका ताल्लुक ISI के साथ है। मेजर जनरल को इस पर भी शक हुआ कि ये दो जवान आदमी हैं और इनके साथ एक खूबसूरत और नौजवान लड़की है। ये जासूस ही हो सकते हैं और जो बयान दे रहे हैं
ये महज धोखा और फरेब हो सकता है, लेकिन सगीर कह रहा था कि वो इंडिया का जासूस था। सरहद पार करते हुए वो ज़ख्मी हुआ था और इसके साथ ही डॉक्टर रशीद ने इसे अम्बाला के मिलिट्री अस्पताल से फ़रार करवाया और अब वो पाकिस्तान में इंडिया के जासूसों को गिरफ़्तार करवाएगा। ये तीनों कितने ही जज्बाती लहजे अपनी बात क्यों ना सुनाते, खा कुरान पर हाथ रख कर बयान ही क्यों ना देते, फिर भी मेजर जनरल ने इन पर एतमाद नहीं करना था। अलबत्ता जनरल ने यह महसूस कर लिया कि इन्हें अभी पुलिस के हवाले न किया जाए, बल्कि ISI इनके बयान ले और अपने तरीक़ाकार के मुताबिक इन्हें ठोंक बजा कर देख ले। दो ही सूरतें थी, एक ये कि ये जो कह रहे हैं वो सही है, और दूसरी ये कि एक ड्रामा खेलकर पाकिस्तान में दाखिला चाहते हैं। मेजर जनरल ने इन्हें बाहर यह कहकर बिठा दिया कि ये ज़ेर हिरासत हैं और अगले हुक्म तक इन्हें निगरानी में रखा जाएगा। मेजर इन्हें बाहर ले गया तो मेजर जनरल ने ISI को फ़ोन किया। वहाँ के कर्नल इंचार्ज को इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में बताया कि दो आदमी एक लड़की के साथ सरहद पार करके आए हैं और वो अपना ताल्लुक़ ISI के साथ बताते हैं, लेकिन मामला कुछ मशकूक है। बेहतर है कि इन्हें ISI ही अपनी कसौटी पर परखे और फिर फैसला करे कि इन्हें पुलिस के हवाले करना है या नहीं करना। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि ISI का कर्नल एक मेजर के साथ आ गया। ये मेजर इम्तियाज़ था। डिवीज़न हेडक्वार्टर को चाहिए था कि डॉक्टर रशीद, सगीर और खालदा को इन दोनों के हवाले कर देता, लेकिन न जाने इसे क्या सूझी कि इसने इन्हें कहा कि वो भी इनकी पूरी दास्तान सुनना चाहता है और देखेगा कि ये मामला क्या है। गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने के वाक़यात होते ही रहते हैं और होते ही चले जाएंगे, लेकिन इस किस्म का वाक़या डिवीज़न कमांडर के सामने पहली बार आया था। इसे ही ये इतना दिलचस्प लगा कि तीनों को अपने दफ्तर में बिठाकर तफ्तीश शुरू करा दी। सही तफ्तीश तो ISI को अपने तरीके और तजुर्बे के मुताबिक करना थी, अपने यहाँ जाकर करना थी। यहाँ सिर्फ ये देखना था कि ये तीनों कहते क्या हैं। कर्नल और मेजर इम्तियाज़ समझ गए थे कि डिवीज़न कमांडर अपनी दिलचस्पी की खातिर ये कहानी सुनना चाहता है। डॉक्टर रशीद और खालदा को दूसरे कमरे में बिठा दिया गया और सगीर से कहा कि वो अपने मुतल्लिक मुख्तसर बताए। आपका हुक्म है कि बात मुख्तसर करूँ? सगीर ने ऐसे पुख्ता लहजे में कहा जिसमें खुद एतमादी की झलक गालिब थी। मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि यहाँ बात मुख्तसर की जाए। मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि मैंने यहाँ इंडिया के एक एजेंट की हैसियत से क्या क्या वारदातें की हैं, कौन कौन मेरे साथ था और किसका क्या रोल था। ये सारी बातें ISI के डायरेक्टर जनरल को बताऊँगा और अपने रिंग की निशानदेही करके सबको गिरफ़्तार कराऊँगा। सगीर ने बताया कि वो कहाँ का रहने वाला है और किस तरह इंडिया की इंटेलिजेंस का एजेंट बना, कितनी बार इंडिया गया और वो होश में इस वक्त आया जब इसके किए हुए धमाके में इसका अपना सगा भाई मारा गया। फिर इसने बताया कि इसे किस तरह इंडिया ले गए थे और सरहद पार करते उसे टांग में गोली लगी और अम्बाला मिलिट्री अस्पताल में पहुँचा दिया गया। फिर डॉक्टर रशीद ने उसे किस तरह बेदार किया और किस तरह अस्पताल से फ़रार कराया। इसके बाद सगीर ने जो सफ़र तय किया था वो इंतहाई मुख्तसर करके सुना दिया और फिर जिस तरह जालंधर के रास्ते में डॉक्टर रशीद और खालदा के साथ मौजज़ा नुमा मुलाकात हुई वो सुनाई और सरहद पार करने का तरीका भी बता दिया। इसने कहा कि रेंजर्स के गश्ती संतरी न मिल जाते फिर भी वो रेंजर्स की पोस्ट पर पहुंच जाते। इसके बाद डॉक्टर रशीद को बुलाया गया और सगीर को अलग भेज दिया गया। डॉक्टर रशीद ने भी हुक्म के मुताबिक मुख्तसर बयान दिया, जिसमें इसने बताया कि सगीर के साथ अम्बाला की मिलिट्री अस्पताल में इसकी मुलाकात किस तरह हुई और किस तरह तारुफ हुआ था। इसने बताया कि सगीर को खून से ट्रिंकोलाइज़र दिए जा रहे थे जो इसने ख़तरा मोल लेकर रोक दिए और इस तरह सगीर बेदार हो गया। बेदार भी ऐसा हुआ कि मर्द मोमिन बन गया। डॉक्टर रशीद ने उसे फ़रार कराने का जो ख़तरा मोल लिया था वो भी सुनाया और इसका जो अंजाम डॉक्टर रशीद और इसके घर वालों का हुआ वो भी सुनाया था। और फिर जिस तरह उसे टॉर्चर करके पागल खाने तक पहुंचाया गया और फिर अल्लाह ने अब्दुल सत्तार की शक्ल में एक फ़रिश्ता भेजा जिसने उसे पागल खाने से फ़रार करवाया। डॉक्टर रशीद ने यह भी बताया कि सगीर के साथ जालंधर के रास्ते में किस तरह गैर मुतवक्किल तौर पर मुलाकात हो गई और फिर वो किस तरह जालंधर से चले और सरहद पार की। खालदा को बुलाया गया। उसने अपना बयान सिसकियों और हिचकियों की ज़ुबान में आंसुओं की रवानी में दिया। उसने कहा कि अपनी असमत की खातिर उसने अपना घर और अपने अजीज़ों को कुर्बान कर दिया है। अगर वो अपनी असमत हिंदू अफसरों के हवाले कर देती तो उसके लिए ऐश ही ऐश थी, लेकिन इस्लाम की बेटी की यही एक मुता होती है जिसके तकद्दुस को पामाल करने पर वो अपने आप को आमादा नहीं कर सकती। डॉक्टर रशीद ने उसके लिए कुर्बानियाँ दी थी और वो इसे अपने साथ ले आया। सगीर के मुतल्लिक भी इसने वो बातें सुनाई जिससे ये पता चलता था कि सगीर किस तरह सिराते मुस्तकीम पर आया या लाया गया। खालदा को भी दूसरे कमरे में भेज दिया गया। इस दौरान मिलिट्री पुलिस के एक हवालदार और 3 जवानों को बुला लिया गया था। इन्हें बहरहाल ज़ेरे हिरासत रखना था।